Why value of g becomes greater than at the poles than the equator? Because at the equator the radius is more because of the bulge, extra bulge. So if we put the value of r radius in this formula, g equal to capital G, that is gravitational constant, by m by r square, तो g का वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि एट द पोल्स द रेडियस इज स्लाइटली लेस देन द इक्वेटर। मानसी। ठीक है औषिक, क्लियर है। एंड उस रेडियस की वजह से ही फिर डायरेक्टली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे बता रहा है ग्रेटर होता है। हाँ, उसी चीज की वजह से जब आप बोलते हो कि अगर वेट कम होता है ज्यादा होता है, इसी कारण जी का वैल्यू बढ़ेगा। एम जी वेट होता है, जी का वैल्यू बढ़ा तो वेट बढ़ेगा, जी का वैल्यू कम होगा वेट कम होगा। अब मास एंड वेट वही डिफरेंस है, मास इनर्शिया, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहीं भी चल जाओ। वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और जो हम किलोग्राम ग्राम बोलते हैं वो मास होता है। m into g, that is the mass of an object and acceleration। क्यों? weight is a force that has been that is exerted, centripetal force exerted by the earth on the object। तो फोर्स इक्वल टू m है, लेकिन a यहाँ पर क्या है, g है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर mg, तो इसको न्यूटन में लिखते हैं, w इक्वल टू mg। अब g डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ। अब आप इक्वेटर पे हैं तो g का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा है, कम होगा जी का वैल्यू। आर नीचे लगता है उसमें, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, रेडियस ज्यादा है, जी का वैल्यू कम, तो वेट कम होगा। लेकिन अब वहां और पोल पे जाएगा वेट ज्यादा होगा, जी का वैल्यू ज्यादा। लेकिन मास ऑन ऑब्जेक्ट विल बी सेम, चाहे आप मून में, चाहे सैटर्न में, चाहे प्लूटो में, हर जगह सेम होगा, वेट अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन दैट जी। जी, यहाँ जी अर्थ का बात हो रहा है, जब आप जाते हो मून में तो वहां जी बात होगा मून का, फिर आप जाओगे सैटर्न में तो जी बात होगा सैटर्न का। हाँ जी। ठीक है औषिक। अब आते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। एग्जाम्पल इसका रॉकेट, कभी आप देखोगे पीएसएलवी जीएसएलवी मूव करते हुए, तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल लिफ्ट ऑफ होता है कितने स्पीड होते हैं, और लास्ट में कितने स्पीड होते हैं, अगर लाइव देखोगे तो स्टार्टिंग में बहुत धीरे से होता है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा स्पीड यस। पकड़ लेते हैं, तो 30,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर पर पर आवर, उतने स्पीड से जाते हैं। शुरू में बोल दूंगे थ्रस्ट, इसलिए थ्रस्ट जरूरी होता है, विदाउट थ्रस्ट यू कैनॉट लिफ्ट ऑफ, इट कैनॉट बी लिफ्ट ऑफ। तो इसी कारण अब प्रेशर होता है थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, इसका प्रेशर। फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट, प्रेशर होते हैं एरिया के हिसाब से देखा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल, ब्लेस पास्कल की तरह से डिराइव हुआ था इसलिए। समझ में आया ना ये एग्जैक्टली। एंड जैसे जो कार मूव करती है तो इंजन एकदम से उसको आगे बढ़ाता थ्रस्ट, है, तो वो भी हाँ, थ्रस्ट। थ्रस्ट करता है, प्रेशर नहीं बोलते उसको, थ्रस्ट बोलते हैं। प्रेशर कब बोलेंगे, जब आप माइक्रो इरिगेशन करते हो या फिर आप डैम यूज करते हो, डैम में प्रेशर होता है कि आप जैसे ही छोड़े और ऊपर लिफ्ट ऑफ किए तो आपका इतने स्पीड में वाटर एक जैसे आपको प्रेशर अब हाँ, प्रेशर के कारण ही फोर्स फिर। पर हाँ, एरिया कितना लग, हाँ, फोर्स तो पर यूनिट जो, एरिया, हर एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, उसको प्रेशर बोलेंगे। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जितना एरिया कम होता है तो इसलिए उतना ज्यादा प्रेशर लगता है, हाँ, यही इसलिए कारण है। नीडल इतना पतला होता है कि हाँ। उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है। हम्म। जैसे यही हम बात है। बैग टांग उसमें भी देख सकते हैं, हाँ स्ट्रिप्स राइट। अगर बड़ी होती हाँ, हैं तो इसलिए बोलते हैं ना कि प्रेशर। बैग बैग का जो वेट है, इट इज प्रेशर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड के जो गर्दन है, उसको स्टार्टिंग नेक पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर लगता है, एरिया कम है, छोटे एरिया है। एक और एग्जांपल बोल सकते हैं, जब आप 10 किलो उठाओ उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई छोटे बेबी को उठाओ, 10 किलो का बेबी, तब वो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 10-20 किलो अगर सिलेंडर उठाने में कितना दिक्कत होता है, तो कब एरिया है ना उसका, अब जो एरिया जो है बेबी का
या किसी और का, तो आप पूरे बॉडी पर रहता है, इसलिए एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर कम लगता है। ऐसे बहुत दिक्कत होता है कॉम्पैक्टनेस के कारण। तो बोयेंसी, बोयेंसी मतलब होता है कि जितने एक तरह से जितने फोर्स आप पे लगते हैं उतने एक तरह से ऑपोजिट फोर्स अप थ्रस्ट बुओयंट फोर्स वाटर एग्जर्ट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स दोगे उतना फोर्स मिलेगा, इसको बोलते हैं बोयेंसी। बोयेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लूइड के जो ऑपोजिट फोर्स लगेगा उसको बोयेंसी बोलते हैं। यहाँ पर रखा हुआ है तो हो सकता है ना कि वेट के कारण नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बाय द फ्लूइड ऑल्सो। फ्लूइड मतलब वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऑन द ऊपर की ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन में जो ऊपर के फोर्स डायरेक्शन लगे। में, ऊपर का डायरेक्शन, इसको बोयेंसी बोलते हैं। तो एक समय के बाद ऐसा होगा देयर विल बी कैंसिलेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, तब इस ऑब्जेक्ट जो होंगे ये फ्लोट करेंगे। जब कैंसिलेशन नहीं होगा, वेट ज्यादा रहेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिन, डेंसिटी ज्यादा गिर के। शिप, ये जैसे सबमरीन भी देख हाँ सकते हो, हाँ बता स्विमिंग पूल। पिन में क्या है कि छोटे से एरिया में होता है तो गिर जाते हैं, लेकिन अगर एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, शिप जैसे इतने टन, कितने टन को 1 लाख टन, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख टन जेरल फोर्ड क्लास, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस के, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 लाख टन। तो 1 लाख टन फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 5 ग्राम 6 ग्राम गिर, मतलब एक तरह से समझ हो जाता है। क्यों? इसी कारण, एरिया कम है इसका, उसका एरिया बहुत ज्यादा है। तो जो बोयेंसी, इट एक्ट्स ऑन द एरिया, और डेंसिटी डिस्क्राइब्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम में पता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट वाज यूज्ड, ऑब्जेक्ट इज लोअर इनटू द कंटेनर ऑफ वाटर, जैसे आप प्रेशर यूज करते हो तो द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितने वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होगा वाटर का, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आप मेजर भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है ना कि वॉल्यूम मेजर करने नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये तो दिख जा रहा है निकाल सकते हैं वॉल्यूम। ऐसा हो सकता है ना कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना हो जिसको आप वॉल्यूम निकाल नहीं सकते हो, तो आप पानी में डुबाए, जितने पानी मिल गया उतना वॉल्यूम हो गया ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली, इसलिए आसान होता है निकालना। तो लैक्टोमीटर्स है यहाँ पे यूज डिटरमाइन द करने प्योरिटी ऑफ वाले। द मिल्क, लैक्टो, लैक्टो से याद आता है लैक्टेज एंजाइम होता है, तो लैक्टोमीटर। रिलेटिव डेंसिटी, सब्सटेंस डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सबका डिफरेंट होता है। गोल्ड का 19,300 किलो, वाटर का 1,000 होता है। तो आप इस पे रखोगे तो आप एक तरह से समझ कर किया जा सकता है। लेकिन जो आइस होता है, इट फ्लोट्स, वाई मानसी? वाटर से कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी डेंसिटी हम्म, कम है वाटर, तो क्यों इसलिए होता है ऐसा? फ्लोट्स। इसको बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ आइस व्हाइल फ्रीजिंग। 4 डिग्री के नीचे वो एक्सपैंड कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनॉनमस, एनॉनमस एक्सपेंशन ऑफ आइस बियॉन्ड 4 डिग्री टू 0 डिग्री आते आते हैं। तो ये एग्जाम्पल दो। हीलियम बलून्स भी देख सकते हैं ना हम, हवा में फ्लोट करते हैं ऊपर। हम्म, कम होता है डेंसिटी, दैट इज वाई। हाइड्रोजन का भी कम होता है। बात कर लिए इस बार Gmm/r², डी मतलब डिस्टेंस, और यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्ट का तो r², क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया जाता है। वर्क एंड एनर्जी, कभी भी जब हम लोग बात करते हैं वर्क, वर्क मतलब टोटल फोर्स अप्लाइड होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना मूव कर पाए आप एक फोर्स को यूज करके, वर्क टन। एनर्जी, एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्क डन ही एनर्जी है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पावर एनर्जी, तो ओवरऑल वर्क डन बाय द टरबाइन पर, जा सकता है। हाँ उसको बोलते हैं एक तरह, उसी डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं
टोटल फोर्स अप्लाई होता है टरबाइन में और टोटल डिस्प्लेसमेंट मूव किया तो वर्क डन। एनर्जी जो डिफरेंट टाइप एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक जगह रखा हुआ है, उसको अगर आप ऊपर रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अगर गिराने की कोशिश करोगे तो गिर जाए और फिर उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन बाय द अर्थ, ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो इट विल बी इन अ काइनेटिक मोशन, मूव करते हैं, उनके पास ऑलरेडी एनर्जी रहेंगे। जब उनको स्टॉप करना होगा तो देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स दैट कैन स्टॉप द बॉडी। तो फोर्स कितना यूज होगा और डिस्टेंस कितने समय लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, आप कर सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस करके। हीट एनर्जी बात कर लिए, केमिकल और लाइट। ये लिखा है एनर्जी पोजेड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसी से आंसर निकलता है, जरूरत नहीं है, हाफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सब में फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगेगा ही। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशन अर्थ से होता है, तो आप जो फोर्स लगेगा एम इंटू जी लगेगा उसके ऊपर में, और एच हाइट जहां पर आप रखते हो, एम जी एच, इसलिए एम जी एच बोलते हैं, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज बाय पोटेंशियल बहुत हाई है उसका। इसलिए तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉल है, हेवी रबर बॉल, उसको आप अगर 1 मीटर हाइट से गिराते हो, नीचे में कोई आदमी लेटा हो तो चोट नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज बिल्डिंग के टॉप से गिरा होगा तो कितने चोट लगेंगे, चोट लग सकता है अच्छा खासा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुका है उसका हाइट के साथ साथ। तो एम जी से सेम ही रहा है, लेकिन हाइट बढ़ने के कारण एनर्जी बढ़ गया। और एनर्जी जब बॉडी पे, मोमेंटम जब लगा बॉडी पर, तो बॉडी को एब्जॉर्ब करना चाहिए जितना एनर्जी, उतना नहीं कर पाया। और बॉडी अगर मूव करेगा उसके अराउंड, तब हो सकता है एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन मूव नहीं किया बॉडी, बॉडी तो इस सरफेस पे लेटा हुआ था, तो फिर एनर्जी कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा एनर्जी। इसलिए जब पार्कोर को देख, एग्जाम्पल यूट्यूब में कभी वीडियो देखेंगे पार्कोर का, जब नहीं होता कि लोग चढ़ते हैं बिल्डिंग के ऊपर, कूदते हैं एक दूसरे बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग से नीचे जब उतर कूदते हैं तो लगता है उसका पैर क्यों नहीं टूट रहा है। तो जब वो कूदते हैं तो दे जस्ट रोल ऑन द सरफेस। जब रोल करते हैं तो डिस्टेंस रीच होता है, और जो एनर्जी मोमेंटम उनका जो हाई था, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाई था, वो गिरे जमीन के ऊपर, कूदे, तो अगर रुक जाएंगे वहां पर तो पैर टूट जाएगा, क्योंकि जो उनका पैर है इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, एम जी एच। और डिपेंड करता है कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, बोन सही है तो ठीक है, नहीं तो टूट जाएगा पैर। लेकिन अगर वो रोल करेंगे, उससे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और जो शॉक होगा वो इट विल बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड। इसलिए बोलता है कूदते समय आप डायरेक्टली पैर मत कूदिए, आप रोल कर जाइए तो आपको चोट कम लगेगी। मानसी, ठीक है। पार्कर वाला का वीडियो देखना, शायद मैंने पोटेंशियल एनर्जी और कूदते तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सेम है कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, टोटल एनर्जी सेम होता है। तो कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड है, यहाँ पर कोई बॉल है, इसको यहाँ के उठा के यहाँ रख दिया, तो इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल एनर्जी यहाँ पर 0 0 था, अब यहाँ से यहाँ पर रख दिया तो एम जी एच, ये एच हो गया, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से कूद के जब यहाँ से गिराया जाएगा, यहाँ तक आया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैलकुलेट करना है एनर्जी, तो यहाँ एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे एनर्जी होगा एम जी और एच, इतना एच प्लस यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ, तो एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होगा ओवरऑल, और ये जो एनर्जी होगा वो सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। अब ये कैसे सेम होगा,
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बात हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में सेम नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एयर का रेजिस्टेंस भी है, बहुत चीजें जो डिक्रीज कर देता है आते आते। तभी जब बॉल को फेंकते हो नीचे गिरता है, अगला बार जब जब ऊपर उठता है, इट बाउंसेस बैक, इट डज नॉट रीच एट द सेम पॉइंट, तभी वो थोड़ा नीचे रहता है, फिर और नीचे रहता है, फिर और नीचे, धीरे धीरे करके जीरो पर रहता है। यही कारण है, ये क्वेश्चन भी था ना कि जब बॉल एंड इस फेंकते हो। केस में बॉल में दो एनर्जी देखते हैं ना, जैसे हम्म, लिखा हुआ है इधर, काइनेटिक और हाँ पोटेंशियल। पोटेंशियल, हाँ ये कांस्टेंट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसलिए बोलते हैं। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन कितना होता है? एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर टाइम टेकन, कितना टाइम लगा वर्क करने में, पावर। अब यही जो पावर है इसको बोलते हैं वॉट, जो बोलते हैं किलो वॉट, किलो वॉट यूनिट, एक यूनिट खर्चा हुआ, अरे बिजली बंद कर दो और लाइट ऑफ कर दो, यूनिट बढ़ जाए, यूनिट खर्चा हो जाएगा, एसी ऑफ कर दो, यूनिट मतलब 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट पर। जब लिखते हैं कि एसी है, एसी होता है 2.1 के आसपास, 1.5, 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन, या फिर 1 टन, 1 टन तो नहीं होता इन जनरल, 1.5 टन और 2 टन, 2.5 टन भी होता है, तो 1.5 टन मतलब 1.5 किलोवाट आवर। फ्रिज, हीटर, फिर गीजर, सब 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट आवर, मतलब 1 घंटा तक अगर चलाओगे उसको, तब 1.5 किलोवाट एनर्जी वो यूज करेगा। तो जब एक यूनिट का 5 रुपया, यहाँ तो 5 रुपीज है, 4.5 5, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 हो गया, तो 2.5 अगर है तो 5 इंटू 2.5 कितना होगा, 5 इंटू 2.5, तो अप्रोक्सीमेटली 12.5 रुपया खर्चा हो 1 घंटा चलाने से। तो वो एक ओवरऑल कैलकुलेशन होता है एनर्जी कंजम्पशन का। तो ये वॉट, 1 किलोवाट 1000 वॉट। तो बोलते हैं ना कि इंडिया का कितना सोलर पावर है, तो 73 गीगावाट। तो वॉट के 1000 वॉट किलोवाट होता है, ऐसे ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम के बाद क्या आएगा, मेगाग्राम। तो वैसे ही 1000 वॉट किलोग्राम, किलोवाट, किलोवाट 1000 किलोवाट, फिर मेगावाट, मेगावाट के ऊपर फिर गीगा, तो 73.4 गीगावाट। न्यूक्लियर पावर बहुत कम है, 6.7 है, 6.7 गीगावाट, मतलब 6700 मेगावाट। अब वो मेगावाट जो बात हो रहा है वो बेसिकली पावर है, वो पावर है, उसको कितने चलाओगे, मतलब 1 सेकंड में उतना वो देगा। अगर वो 1 घंटा चलाओगे, 2 घंटा चलाओगे, 5 घंटा चलाओगे, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग गीगावाट आवर। तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में कितना हुआ, तब गीगावाट आवर के हिसाब से या मेगावाट आवर के हिसाब से होता है। जैसे अब कैसे याद करते हैं, तो किलो बाइट, फिर बोलते हैं मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, जीबी कितने जीबी है, उसके ऊपर होता है टेरा बाइट, जो आजकल आ गया है हार्ड डिस्क, टेरा बाइट होता है, 1 TB 2 TB। वैसे उसमें भी है, अभी तो गीगा, गीगा ही हो रहा है, उसको उसके ऊपर कोई इससे औकात नहीं है कि इतना बना दे, लेकिन अब टेरा वॉट का ही बात होता है। तो अभी ये किलोवाट, इसके एग्जाम्पल देख ले, वॉट का देख ले, ये किलोवाट आवर, 1 घंटा कितने चले, 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट, हर जगह अलग अलग यूनिट का कॉस्ट होता है। तो किलोवाट आवर बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। तो ये दिया, मानसी खत्म हो गया। ठीक है औशिक, हाँ नहीं, समझ मैं ना में आ पूरा गया। यूनिट का समझ में आ गया ना ओवरऑल, कि कितने, जैसे बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर पावर है 6.7 गीगावाट है, 6.7 पावर का बात हो रहा है वो, उसको हाँ कितने चलाओगे, कितने दिन तक चलाओगे, कितने घंटे चलाओगे, उसके हिसाब से एनर्जी निकलेगा। वो बस हाँ, बता रहा है मतलब कि उस इतना, हाँ पावर से, उतना दे सकता उस है। पावर से हाँ कितना वर्क हो सकता है। कितना, हाँ कितना, उतना बस दे सकता है, 6.7, 7.8 नहीं दे सकता वो, या 7 नहीं दे सकता वो, 6.7 ही दे सकता है। उसको कितना बार हम्म चलाओगे, 1 घंटा चलाओगे तो कितना हो गया, उतने इंटू आवर, उतने गीगावाट आवर। अब उसको 2 बार, 2 घंटा चलाओगे तो 6.7 तो हो गया एक तरह से 13.4 गीगावाट आवर।
एनर्जी प्रोडक्शन हुआ बाय द न्यूक्लियर एनर्जी। अब दिन भर में 8 घंटा चल रहा है और साल भर में 365 इंटू 8 घंटा कर दो, इंटू गीगावाट आवर, इंटू गीगावाट कर दो, उतने एनर्जी प्रोडक्शन हुए। हो सकता है कि दिन भर में 8 घंटे चल रहा है लेकिन साल भर में सिर्फ 3 महीना चल रहा है, तो 3 महीना के हिसाब से निकालो, इंटू 8 कर दो और इंटू 6.7, उतने एनर्जी प्रोडक्शन हुए। तो जब बोलते हैं कि 6.7 तो एनर्जी नहीं है, वो पावर है, बस याद। ठीक है। तो एक लास्ट दे देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक चार्ज बाय रबिंग टुगेदर, ठंड के समय में स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है स्वेटर के ऊपर, झटका लगता है, करंट लगता है, इसी कारण स्टैटिक चार्ज के कारण। डिफरेंट चार्ज होते हैं स्वेटर के ऊपर और अंदर। व्हेन चार्जेस मूव दे प्रोड्यूसेस करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ को अर्थिंग। इसलिए हर अगर घर में देखोगे 3 प्लग होता है, एक अर्थिंग के लिए होता है, लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल, न्यूट्रल एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक अर्थिंग के लिए होता है। इसलिए अर्थिंग करना जरूरी क्यों होता है? पहले क्या होता था कि 2 वायर होते थे सिर्फ, तो क्या होता था कि लाइव और नेगेटिव, तो अब हाथ अगर गलती से लग गया तो पूरे जो लाइव वायर का जो करंट है आपके थ्रू चल जाएंगे, आपको शॉक लग जाएगा। तो अब अर्थिंग कारण क्या होता है कि जैसे ही आपको अगर हाथ लगा तो हो सकता है अर्थिंग की तरफ चल जाए, तो बच जाएंगे। तो अर्थिंग इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट सर्किट में बचते हैं। लिखा हुआ अर्थिंग प्रोवाइड्स एबिलिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू लीकेज। इसलिए फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं बिल्डिंग के ऊपर में एक कॉपर एंटीना होता है, जैसी भी लाइटनिंग आता है तो लाइटनिंग इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द कॉपर एंटीना, या फिर आयरन का भी हो सकता है, एंड इट गेट्स ग्राउंडेड टू द वायर। इसलिए अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग प्रोवाइड्स द बिल्डिंग, वी हैव डिस्कस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली कटायन, तो प्रोटॉन, एक्सेस प्रोटॉन उनके पास होता है, गेन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दे विल रिपेल ईच अदर। एग्जैक्टली सेम है। सेम हाल मैग्नेटिज्म का भी है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, बाकी नहीं। तो लिखा हुआ है कि एयर करंट मूव्स अपवर्ड, वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड और नेगेटिव चार्जेस लोअर। ये बस याद रखना, पॉजिटिव चार्ज अपर एज, नेगेटिव चार्ज लोअर। तो क्या होता है कि जब अर्थ सरफेस होता है इट इज स्लाइटली पॉजिटिव, तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज और इसी कारण लाइटनिंग। ये ध्यान से देख लो, पूछता है द प्रोसेस कॉल्ड डिस्चार्ज, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी कारण पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सरफेस एक्सटेंडेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट लाइटनिंग, ऐसे। और इसके अंदर भी लाइटनिंग होता है, दोनों के बीच में भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है lightning का। तो इसमें बस याद रखना है कि अपर लेयर पॉजिटिव चार्ज, लोअर लेवल में नेगेटिव चार्ज। डू एंड डोंट, घर के बाहर मत रहिए, ग्राउंड पे मत बैठिए। ग्राउंड में क्यों नहीं बैठिए? क्योंकि आप ग्राउंड आपका एंटीना ऐसे काम करेगा, आपको द इलेक्ट्रिक विल बी डिस्चार्ज थ्रू योर बॉडी। नो शेल्टर है, ओपन फील्ड में तो ट्री से दूर रहिए क्योंकि ट्री एंटीना ऐसा काम करता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज नीड समथिंग टू पास इट। शॉर्टर ट्री में क्यों जाइए? कि शॉर्टर ट्री में इसलिए जाइए क्योंकि जो लॉन्गर ट्री है इट विल बी एक्टिंग एज अ कंडक्टिंग टूल फॉर द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। शॉर्टर ट्री छोटे होते हैं। इनसाइड द हाउस में आप बात मत करिए, टीवी ऑफ करो। पहले तो होता था ऐसा, अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो वाईफाई से होता है, केबल टीवी को तो टीवी ऑफ कर दो, टीवी ऑफ कर दो, इसी कारण होता था। तो केबल टीवी में कॉपर वायर आते थे, तो क्या होता था कि केबल टीवी अगर कॉपर वायर है तो बगल में यहाँ कनेक्शन है, वहां पर एंटीना में अगर एक एक पोल होते थे, अगर पोल पर गिरा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ है तो इट गेट्स ट्रांसफर्ड और टीवी खराब हो सकता है उससे। यही कर रहा है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं।
उसमें डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नीड्स कॉन्टैक्ट फोर्स और कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग पाथवे। मोबाइल फोन में नहीं मिलता है, मोबाइल फोन में तो रेडियो वेव यूज होता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात होता है सब। लाइटनिंग कंडक्टर, यही लाइटनिंग कंडक्टर, इसी की बात कर रहे थे। हर बिल्डिंग के ऊपर होता है। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज द करंट टू द ग्राउंड। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग टू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट। कूलम होता है सी, चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्यू बाई टी। एम्पियर से बोलते हैं इसको। एम मीटर से एम्पियर, तो एम मीटर से इसको आप मेजर कर सकते हो। इतना और जरूरत नहीं। वोल्ट, वोल्ट मतलब होता है डिफरेंसेस, कि फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे हम लोग वेयर देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जब बैटरी में वोल्ट खत्म हो जाता है, मतलब क्या, डिफरेंसेस कम हो गया दोनों सर्किट के बीच में। तो 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है छोटा सा, कभी कभी 1.2 दिखाता है, 1.3 दिखाता है जनरली। जब और कम हो जाता है तो इट डज नॉट वर्क, तो आप चेंज करते हो बैटरी। इसी कारण द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग अ सेम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऐसा यूनिट वोल्ट, कूलम चार्ज और वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये बोल गए थे। डब्ल्यू मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रू, वी इंटू क्यू। चार्ज मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज। वोल्ट मीटर को आप हमेशा कनेक्ट करते हो पैरेलल में, एम मीटर को सीरीज में। कुछ दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, ये सीरीज में है। प्लग ऑन है, ये ऑफ है। वायर जॉइंट, ये ऊपर ओवरलैपिंग वायर हो गए। इलेक्ट्रिक बल्ब, रजिस्टर ऐसे लिखते हैं। वोल्ट मीटर, एम मीटर। जैसे जो करते हैं ओम्स में। ओम्स में करते हैं रजिस्टर को। सिंपल रहते हैं। ये बल्ब हो गया, ये सर्किट है ऑफ, ये ऑन है, ऑफ ऐसे होगा। ये प्लस है, ये माइनस, छोटा वाला माइनस है। तो ऐसे बल्ब चल रहा है। ओम्स लॉ। एंड मटेरियल्स की ज्यादा होती है रेजिस्टेंस, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और फिर कंडक्टर जो कि अच्छा होता है कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी, लो रेजिस्टेंस। अब इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। जितने डिफरेंस इसमें होंगे उतनी फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। जैसे ये डिफरेंस कम होता रहेगा, मतलब कि 1.5 वोल्ट है बोला जाता है, तो ड्यूरासेल 1.5 वोल्ट, तो अब हो गया धीरे धीरे, 1.4 होगा, 1.3 होगा, 1.2 और कम होते गए। तब धीरे धीरे वीकनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वीक हो जाता है जब एक समय ऐसा होता है कि जब अप्लायंस है उसका अपना इनर्शिया है, अपना एक क्लॉक का इनर्शिया है चलने का, वो बन जाता है, मैकेनिकल है ना, इनर्शिया उसके पास, तो उसका मीट नहीं कर पाते उसको, तो इसलिए क्लॉक रुक जाता है, स्लो हो जाता है धीरे धीरे क्लॉक, इसी कारण। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आर कांस्टेंट लेते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, तो वी इक्वल टू आई आर, ये इंपॉर्टेंट है, वी इक्वल टू आई आर। आर रेजिस्टेंस, कॉपर में कम रेजिस्टेंस होता है इसलिए फ्री फ्लो होता है धीरे धीरे, और बाकी कंपाउंड को उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है। इंसुलेटर में एकदम इन्फिनाइट है इसलिए फ्लो ही नहीं करता है करंट। कंडक्टर में कुछ फॉर्म ऑफ रेजिस्टर होता है, लेकिन जनरली वो कंडक्ट कर देते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे होगा, जितने ज्यादा लेंथ होंगे उतने ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस बात है। क्योंकि अपना जो वायर होगा, कुछ स्पेसिफिक वायर है, उसका अपना खुद रेजिस्टेंस होगा, कुछ होगा 0.1 0.2। वायर को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, तो एडिशन होते रहेगा रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस का, जितने बड़े वायर उतने बड़े रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितने बढ़ाओगे उतने कम रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पाइप है, पाइप ऐसे याद कर सकते, हाँ पाइप से याद कर सकते हैं। कोई एक पाइप है, आप इफ अगर आप वाटर फ्लो को सेम रखना है तो फ्लो कर रहे, अगर पाइप को वाइड कर दो तो ज्यादा वाटर फ्लो करेगा कि नहीं मानसी? हाँ ट्रू। ज्यादा करेगा, ऑब्वियस बात है, तो ज्यादा करेगा तो करंट भी वैसी करंट को ऐसे मान के चलो पाइप जैसा, वाटर और पाइप ले लो, तब आसानी हो जाएगा। तो जितने ज्यादा लेंथ होंगे उतने ज्यादा रेजिस्टेंस, जितने क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतने कम रेजिस्टेंस, ज्यादा फ्लो कर सकते हैं करंट। नेचर ऑफ दिस मटेरियल ऑब्वियस बात है। सिल्वर, ब्रॉन्ज में ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, हाँ सिल्वर सबसे ज्यादा होता है हाईली कंडक्टिव। फिर कॉपर, सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए यूज नहीं करते। अधिकतर घर में टंगस्टन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर भी महंगा होता है। अब तो सिल्वर कॉपर ऐसे। और लास्ट में भी बोलोगे तो मैंगनीज मरकरी, एलॉय में बीच में होंगे कंडक्टिविटी, और इंसुलेटर तो लास्ट में होंगे। ये 10⁻⁻8 है समझो, और ये 10⁻14 हो गया। कितना डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में? बहुत ज्यादा। alloy do not oxidize readily burn. Resistivity is alloy generally higher than that of constant metal. Obvious बात, resistivity resist ज्यादा करता है alloy, कंडक्टिविटी इसका ज्यादा है, कंडक्टर का ज्यादा है कंडक्टिविटी, alloys का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, इसलिए उसको यूज करते हैं हीटिंग डिवाइस में। इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर हीट प्रोड्यूस करते हैं alloys। फिलामेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे कम होता है, इसलिए लाइट जलते हैं हीट। जहाँ पर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होंगे हीट ज़्यादा क्रिएट करेंगे, इसलिए पहले हीटर होगा, हीटर होता है तो हीटर में नहीं एक वायर होता है, कॉयल होता है, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, हाई रेजिस्टेंस है, इसी कारण वो हीट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होता है तो इट इज इजिली पास थ्रू सिल्वर, कॉपर, लेकिन अलॉय यूज किया जाता है ताकि हीट जनरेट, वहां पर मकसद ही हीट जनरेशन करना गर्म में ठंडे के दिन में। तो इलेक्ट्रिक आयरन का भी मकसद वही है, ऑब्जेक्टिव वही है, टोस्टर का भी ऑब्जेक्टिव है हीट रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए। तो कॉपर एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन। इंसुलेटर वी हैव डिस्कस। करंट इज डायरेक्टली थ्रू द रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, रेगुलेट करंट का चेंज कर सकते हो, उसका दिया हुआ रेजिस्टेंस सीरीज, सीरीज में लगा दो, पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक लगा दो, यहाँ पैरेलल हो गया। सीरीज में क्यों खराबी है? क्योंकि अगर एक खराब होता है तो पूरा बल्ब ही ऑफ हो गया। तो घर में जब भी कनेक्शन लगता है कोई भी, तो एक मेन होगा हमेशा, वहीं से आप उठाते हो हर कनेक्शन। तो इस घर में पैरेलल सीरीज दोनों होता है, क्योंकि अगर एक तार कट गया तो पूरा घर का लाइट ऑफ हो जाएगा, इसलिए सीरीज ठीक नहीं है। पैरेलल में क्या है, अगर यहाँ वाला अगर तार अगर टूट जाता है तब ये तो कसम चलेगा, ये चलेगा, इसलिए ऐसा देखोगे कि एक रूम में जब लाइट अगर एक प्रॉब्लम होता है तो एक रूम का लाइट ऑफ कर सकते हैं। होते ही हो मानसी, हाँ मतलब उसी हर एक रूम रूम की के जो अंदर, कनेक्शन हर एक रूम उसकी। के अलग होगा मेन स्विच के अंदर में, ऑफ करते हैं उसी रूम का, क्योंकि बहुत सारी, हाँ, क्योंकि वो जो रूम के कौन अंदर सी होंगे ना वो सीरीज में होंगे, लेकिन बाकी सब रूम है ना वो कनेक्ट होंगे पैरेलल में, ये कारण। पैरेलल में। इलेक्ट्रिक पावर बात कर ले, पी इक्वल टू वी आई। अब वी का वैल्यू डाल दो, वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल पूछता है, वोल्टेज इंटू करंट, पी इक्वल टू वी है, पी इक्वल टू वी है, और वी का वैल्यू आई आर होता है तो डालने से आई आर स्क्वायर। तो किलोवाट सेम, इसमें भी किलोवाट है, वॉट आवर भी सेम ही है, ओवरऑल तरीका सेम है जो डिस्कस किए थे, किलोवाट, मेगावाट, किलो, फिर गीगावाट एक्सेट्रा। किलोवाट आवर 1 घंटे तक चला है उस पावर को, तो किलोवाट आवर एनर्जी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो वाट सेकंड को जूल बोलते हैं। तो आगे एनर्जी है ये बोलो। तो हीटिंग डिवाइस में एलॉय क्यों यूज करते हैं? उनकी हीट जनरेशन करना, रेजिस्टर ज्यादा है उसके अंदर, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट जनरेट्स हीट,
rather than प्योरली कंडक्टिंग पर्पस में यूज हो रहा है, इसलिए एलॉय यूज करते हैं। जहाँ पर कंडक्टिविटी हाई करना है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी हाई कहाँ करना होता है? सेमी कंडक्टर। वहां पर हीट सबसे कम करना होता है, इसलिए वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? मोस्टली गोल्ड को यूज करते हैं, सिल्वर को यूज करते हैं सर्किट डिजाइनिंग में। और टोस्टर आयरन बनाने के लिए रजिस्टर एलॉय को यूज करते हैं। आगे इसमें एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, कॉपर क्यों यूज करते हैं? यही कारण है कि एल्यूमिनियम सस्ता होता है कॉपर से, इसलिए यूज करते हैं। कॉपर तो बेस्ट है। हम्म। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑक्सीजन बफल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो हाइड्रोजन फॉर्म एंड इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोड माइनस, ऑक्सीजन माइनस होता है, 2 माइनस पॉजिटिव टर्मिनल बनने में। जो जो पॉजिटिव कटायन होंगे वो जाएंगे कैथोड में, जो एनायन होंगे वो जाएंगे एनोड में। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी से जनरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइजर। यही इंडिया में अभी इलेक्ट्रोलाइजर कमी है, ये चाहिए ज्यादा मात्रा में, ताकि वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन। इसी चीज चाहिए प्रोसेस को। इलेक्ट्रिक सेल डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल टू इलेक्ट, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। रिचार्जेबल बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, लेकिन वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी को डालते हो रिचार्ज करने के लिए, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड गेट्स स्टोरेज इनटू स्टोरेज इट गेट्स स्टोर्ड इनटू द बैटरी। वापस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैटरी, फॉर एग्जाम्पल कैमरा डीएसएलआर में रिचार्जेबल बैटरी यूज होता है, लैपटॉप रिचार्जेबल बैटरी यूज होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव कैथोड। कंडक्टिविटी इन लिक्विड, तो सब जगह कंडक्ट किया जा सकता है लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी। सम लिक्विड ऑयल अल्कोहल डू नॉट फॉर्म आयन, आयन जिसमें होगा NaCl, प्योर वाटर इसलिए कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। इम्प्योर वाटर कंडक्ट करता है, क्यों? उसमें अनायन होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, प्लस माइनस चार्ज होंगे, तब कंडक्ट करेंगे। प्योर वाटर में H2O कोई नहीं, नॉर्मल H3O बनेगा नहीं, तो फिर इट विल नॉट कंडक्ट। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट, इसी क्वेश्चन पूछता है। बाकी एसिड बेस सॉल्ट में क्यों होता है? क्योंकि Na प्लस OH माइनस प्लस माइनस बन रहा है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर, आयन हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इट अट्रैक्ट्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा।